और आ गया तो और आ गया था खड़ी हो जाते 10 मिनट के बाद। Good morning. I am K.S. Jha, your chemistry teacher. Welcome to all of you in Taxila Model Senior Secondary School, Faridabad. Today I am going to start a new topic for class 11th, that is Bohr's model of an atom. And in previous class we have discussed a spectrum and a spectrum of hydrogen atom. And in this class we will generally discuss Bohr's model, quantizations of energy, different energy of different cell, velocity of different cell, radius of different cell, and their application and limitation of Bohr's model of an atom. So the first topic for today is Bohr's model. Bohr's model of atom. Generally बोर्स ने एटम के बारे में क्या बोला था? जो एटम होता है वो स्फेरिकल इन शेप, हैविंग सेंट्रल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स और ऑर्बिट आर प्रेजेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. सो ये हमारा क्या कहलाए? न्यूक्लियस. इसके बाद उसने ना डिफरेंट सेल को क्या कर दिया था? कंट्रीब्यूट कर दिया था. ये हमारा न्यूक्लियस है. इस सेल को हम जनरली क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट सेल K इक्वल टू K और N इक्वल टू 1, सेकेंड L N इक्वल टू 2, थर्ड सेल M N इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट N N इक्वल टू 4. तो ये सारे के सारे क्या हमारे सेल है और ऑर्बिट है, और इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे, जो कि क्या है? पॉजिटिव चार्ज. एंड दिस पॉजिटिव, अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ फिक्स्ड वेलोसिटी एंड फिक्स्ड एनर्जी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स K में मूव कर रहा है तो K में ही मूव करता रहेगा, L में मूव कर रहा है तो L में ही मूव करता रहेगा, और N में तो N में, जब तक कि एनर्जी का एक्सचेंज ना हो. जनरली होता क्या है? सपोज one electrons revolving in N cell and they move to L cell, they required energy and go to N cell level. So एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो लोअर टू हायर जाता है. एंड सपोज कोई इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या है? M में मूव कर रहे हैं और वो K में आना चाहता है, देन उस केस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज्ड होगा. तो एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है इमिशन. इन केस ऑफ इमिशन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी, एंड इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हाई एनर्जी, एंड देयर वेलोसिटी, एनर्जी एंड रेडियस ऑल आर फिक्स्ड होते हैं. सपोज और एनर्जी ऑफ एनी सेल इज गिवन बाय द फार्मूला En इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर. ये हमारा क्या है? एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है डिफरेंशियल. यहाँ पे एन क्या डिपेंड करता है? सेल. एन इक्वल टू 1, देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 1. जेड इज द एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का. सपोज इन टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, Z इक्वल टू 1. एनर्जी ऑफ लिथियम एटम, Z इक्वल टू 3. और N क्या होता है? नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट. क्वेश्चन रहेगा, मेंशन रहेगा, देन वहां से हम क्या कर सकते हैं? इसको फुट कर सकते हैं. उसके बाद ये तो हमारी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है. दूसरा क्या होता है? रेडियस. R रेडियस और N मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एंड इट इज गिवन बाय द सिंपल केमिकल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला 52.9 इंटू n square upon में Z. So this is the general formula for calculation of radius, where Z is also atomic number and n is the number of cell or orbit. ओके, क्लियर है. दूसरा क्या होता है? देयर
angular momentum are quantized, which is given by the formula MBR equal to NH upon 2 pi, or we can say that the angular moment of any electron in any cell is integral multiple of H upon 2 pi. अगर सपोज कर लो कोई इलेक्ट्रॉन्स L में मूव कर रहा है, देन देयर एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू n कितनी 2 होती है, यहाँ पे 2 पुट करना है, H का वैल्यू फिक्स है, 2 पाई क्या होता है, फिक्स होता है. तो ये जनरली क्या होता है हमारा बोस मॉडल ऑफ एन एटम. अब क्या होता है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड टू कैलकुलेट द एनर्जी और कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सेल. Calculate energy and radius of cell of He positive ions in first orbit. क्वेश्चन क्या है, हमें एनर्जी निकालना है और रेडियस निकालना है. कौन सा एलिमेंट का, हीलियम. ओके, जबकि मूव किस में कर रहा है, फर्स्ट में. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एलिमेंट कौन सा है. लिथियम है तो हीलियम के लिए जेट की वैल्यू कितनी होती है, 2 फिक्स. और कौन सा सेल में मूव कर रहा है, फर्स्ट, तो n इक्वल टू 1. अब एनर्जी निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, -2.18 इंटू 10 -18 अपॉन n स्क्वायर जेड स्क्वायर जूल पर एटम. Putting all these value in equation, -2.18 into 10 power minus 18 into 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इसको सॉल्व करने पे कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8, 32, 4, 4, 5 -8.53 into 10 power minus 18 जूल पर एटम. ये तो एनर्जी हो गया. नेक्स्ट रेडियस, रेडियस मतलब R1. रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 52.5 इंटू n स्क्वायर अपॉन में जेड. पुटिंग ऑल दिस वैल्यू, 52.9 होता है ऐसे, 9 इंटू 2 का इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2. ऑन सॉल्विंग दिस गिव्स 26.45 पिकोमीटर. तो ये क्या हो गया, उसका रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा एनर्जी हो गया. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है. नेक्स्ट टॉपिक, energy required to remove electrons from one orbit to other. अगर कोई सेल एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहा है, सपोज कि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और ये हमारा सेल है. ये सपोज कर लो हमारा क्या, n इक्वल टू 1 और ये n2 2 है. और इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो हमें यहां से यहां मूव कराना है, देन इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, डेल्टा E इज गिवन बाय 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर जेड स्क्वायर. तो ये फार्मूला होता है कब, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. n जहां से रिलीज होगा और n2 जहां पे जाएगा. अब डेल्टा E हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं
और डेल्टा ई हमारे क्या सकते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव कब होंगे, ये होगा हमारा लोअर टू हायर लेवल पे। अगर लोअर टू हायर लेवल पे जाएंगे तो डेल्टा ई क्या होगा, पॉजिटिव, एंड डेल्टा नेगेटिव हायर टू लोअर। सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन 2 to 4 पे जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव। ऑन व्हेन 4 to 2 तो वो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ साइन क्या होता है, नेगेटिव होती है। सो दिस इज द जनरल फार्मूला टू रिक्वायर्ड एनर्जी to remove one electron from one cell to another cell. Next one, limitation of Bohr's model of an atom. So there are so many limitation of Bohr's model of an atom. And first one, he explained generally the spectrum of hydrogen atom, but not multi-electrons atom. Multi-electrons atom means the number of electrons more than one. दूसरा क्या होता है, he could not explain the atomic structure and how atoms combine to form molecules. And next one, two effect, generally Zeeman and Stark effect. This is the process of splitting of spectrum line in magnetic or electric field. In magnetic field, generally known as Zeeman effect, and in electric field, generally Stark effect. So he could not explain the Zeeman effect or Stark effect. Zeeman effect, generally the splitting of a spectral line in magnetic field, and Stark effect is the splitting of स्पेक्ट्रम लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या इसके हमारे लिमिटेशंस है। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक टुडे। फॉर टुडे थैंक यू।